चलिए मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इस कोर्स को लॉन्च करने का जो हमारा मकसद है वो मकसद ये है कि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। ऐसे ना यूट्यूब पे इतनी अच्छी तरीके से लाइव क्लासेस ली जा सकती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है और बहुत ही कम कॉस्ट में इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। एक बार तो मुझे एक बार बता दीजिए, आप अपना हैंड्स अप के ऊपर हैंड्स ऊपर भी कर सकते हैं इसी में। चलिए बहुत बढ़िया। जिसको अभी आवाज़ या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अलग से उसको उसका सॉल्यूशन है वो बता देंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा फिजिक्स को समझ लेते हैं। फिजिक्स, अच्छा तो आप लोग बताइए, आप लोगों की अभी बायो केमिस्ट्री की क्लास थी वो कैसी गई? थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बता दीजिए। देखो अजय विश्वकर्मा जो सर है वो अभी उन्होंने मतलब नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा ऐसा है कि मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस सब चीज़ों में कंफर्टेबल हूँ। बट उन्होंने अभी थोड़ा नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है तो इस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। तो आप लोग थोड़ा, चलिए तो सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir, I'm right. चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। और इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब सही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इस पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का मूल बल नहीं है? तो बल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, बल क्या कहलाता है। बल को हम फोर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? फंडामेंटल का मतलब होता है जो कि प्राकृतिक रूप से हो या फिर जिसको प्रकृति ने अपन को दिया हो, जिसको अपन ने कृत्रिम रूप से ना बनाया हो, ठीक है, तो वो फंडामेंटल कहलाता है। तो जो फंडामेंटल फोर्स होता है वो इनमें से क्या नहीं होता है? जैसे कि यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख सकते हैं: विद्युत चुम्बकीय बल, गुरुत्वाकर्षण सर बल, आवाज ढंग मजबूत से नहीं आ बल। रही है। क्या? सर आवाज केंद्र ढंग से प्रसार, नहीं आ रही है, कट कट कर आ रही है। आवाज नहीं आ रही है?
कट कट कर आ रही है सर आवाज। कट कट करा रही है। नो सर, क्लियर है आपकी वॉइस पूरी। आपका डेटा थोड़ा फंस रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि के बारे में आप सभी लोग जानते हो, अदिश राशि क्या कहलाती है, ठीक है। अदिश राशि वो राशि कहलाती है जिसमें सिर्फ दिशा नहीं होती, जिसमें केवल जिसमें दिशा नहीं होती उसको अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिमाण होता है और दिशा होती है, दोनों चीजें होती है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है यानी कि क्वांटिटी होती है, उसको अदिश राशि बोलते हैं। ये सब 11वीं के क्वेश्चन है। 11वीं जब आप पढ़ोगे तब आपको इस सदिश और अदिश पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो तो जो अदिश राशि है, अदिश राशि का उदाहरण आपका हो जाएगा 1 मिनट। आप लोग स्क्रीन पर टैप मत कीजिए, ठीक है। तो अदिश राशि का जो उदाहरण होता है वो तापमान होता है। देखो हमारा वेग भी सदिश राशि होता है, ठीक है। वेग हमारा क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसके बाद बल भी हमारा सदिश राशि होती है, त्वरण भी हमारी सदिश राशि होती है, और जो तापमान होता है वो हमारा अदिश राशि होता है। तो इसका जो हमारा उदाहरण रहेगा वो क्या रहेगा? चलिए आप लोग स्क्रीन पर टैप ना कर पाओ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा हमारे घरों में जो लाइट आती है उसी को विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आपने देखा होगा जो घरों में मीटर लगा रहता है उसमें ए लिखा होता है, ए का मतलब होता है एम्पियर। जो वोल्ट हमारा मात्रक होता है वो हमारा विभव का मात्रक होता है। विभव को हम किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। विभव और एम्पियर इस सब के बारे में 11वीं का सिलेबस है। सुपरिटेंडेंट एग्जाम में 11वीं के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10वीं से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जब एक पिंड एक समान गति से गति करता है तो इसका त्वरण किस ओर होता है? जब कोई चीज एक समान गति से घूमती है, जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ में एक रस्सी से बंधा हुआ पत्थर ले लीजिए और उसको जब आप गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, रस्सी से बंधे हुए पत्थर को जब आप गोल गोल घुमाओगे तो उसका जो त्वरण होता है वो किस ओर होता है? केंद्र की ओर होता है, अपनी ओर होता है, ठीक है। जब मान लो अपन रस्सी से पत्थर को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पत्थर है वो अपने हाथ के चारों ओर घूम रहा है, मतलब उसका जो केंद्र होगा वो अपनी हाथ की ओर होगा, ठीक है, अपने हाथ की ओर होगा। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति गति से कोई पिंड गति करता है, पिंड मतलब होता है कोई वस्तु, पत्थर, ठीक है, तो उसका जो त्वरण होता है वो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। उसका जो त्वरण होगा वो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में जो साइड में मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका आंसर लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से जो पीडीएफ है वो मिलेंगे। इसके बाद इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप कोर्स में भी इस पीडीएफ को देख पाओगे। चलिए 5वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना तब होती है जब प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक सूचकांक वाले माध्यम में निम्न में से आपतन कोण पर यात्रा करता है। देखो जब कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की एक परिघटना है या प्रकाश की एक घटना है। यह कब होती है? तो यह तब होती है जब कोई प्रकाश उच्च अपवर्तनांक, ठीक है, उच्च अपवर्तनांक वाले पदार्थ से निम्न अपवर्तनांक वाले पदार्थ में आता है।
तो जब वो उच्च अपवर्तनांक वाली पदार्थ से निम्न अपवर्तनांक वाले पदार्थ में आता है तो उसका कोण क्या होता है। तो उसका जो कोण होता है, आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से पेपर में दिए जाते हैं, जैसे कि प्रतिबिंब का कोण, क्रांतिक कोण, विचलन का कोण और अपवर्तन का कोण। तो इसका जो आंसर है वो है क्रांतिक कोण, बी वाला इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा बनी रहती है। तो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार, ठीक है, जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है उसके अनुसार क्या होता है, ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक है। ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो ऊष्मागति के पहले नियम के अनुसार एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा बनी रहती है। तो कुल ऊर्जा है वो हमेशा कैसी रहती है, स्थिर रहती है, ना कम होती है, ना बढ़ती है, ना शून्य होती है, हमेशा कैसी रहती है, स्थिर रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस को बिना द्रव अवस्था से गुजरे सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो कोई ठोस पदार्थ है और वो द्रव अवस्था में न बदले। ठोस पदार्थ आपको पता है, सभी कठोर पदार्थ को हम ठोस बोलते हैं। तो वो कठोर से, जैसे बर्फ पानी में ना बदले और सीधे गैस बन जाए, है ना, सीधे वाष्प बन जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कपूर का उड़ना। कपूर पहले ठोस अवस्था में होता है, कपूर की जो टिकिया आती है वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। और जैसे ही हम उसको खुला छोड़ देते हैं वो सीधे गैस में बदल जाता है। कपूर कभी लिक्विड में नहीं आता है। तो कपूर का अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, ऊर्ध्वपातक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो ये सीधा सा सिद्धांत होता है, किन्हीं दो टक्करों के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। तो जो ये है वो गति का तीसरा नियम है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत गति का, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। न्यूटन की गति के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरे नियम से हमें बल के बारे में पता चलता है, और तीसरे नियम से हमें पता चलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी होता है कि अगर आप अपने किसी दोस्त को एक थप्पड़ मार दोगे तो वो भी आपको लौट के एक थप्पड़ मार देगा। तो इस तरीके से न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश राशि है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण होता है। परिमाण मतलब उसका कोई नंबर होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 किलोमीटर चलो, ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको क्वांटिटी बताई कि आपको कितना चलना है, 5 किलोमीटर चलना है। तो ये तो अदिश राशि हो गई। जबकि मैं अगर आपको बताऊं कि आपको 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना है, आपको 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वांटिटी भी बताई, क्वांटिटी यानी 5 किलोमीटर, और मैंने आपको डायरेक्शन भी बताई, दिशा भी बताई कि आपको पूर्व में जाना है। तो इसको सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया जाता है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। सर इसके लिए 10th क्लास का और 9th क्लास का पढ़ सकते हैं फिजिक्स। क्या सर 9th और 10th का फिजिक्स पढ़ सकते हैं पूरा। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको इस कोर्स में सब कुछ करवाया जाएगा। इस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब पढ़ाई करवाई जाएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न संख्या से निर्धारित होती है। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज, तो किसी तत्व में जो प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है उसकी संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु भार किसे कहते हैं, तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या की योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो उसका परमाणु भार हो जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या के बारे में बोला जाए तो प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। तो इसमें किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न की संख्या से निर्धारित होती है, तो वो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। आपको यहाँ पे नीचे उत्तर भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में आपको प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कथन के रूप में जाना जाता है।
तो ये न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। देखो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि पृथ्वी, जैसे अपन मान लो कोई सेब है उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आता है, हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए। तो जो न्यूटन ने नियम दिया था, उस नियम का वो सिद्धांत है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के मास के या उन दोनों पिंडों के वजन के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ पे द्रव्यमान वर्ड यूज करेंगे हम, वजन नहीं करेंगे, ठीक है, द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्यक्तमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है और ये पूरी ब्रह्मांड में ये नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में लागू होता है या फिर पृथ्वी पर लागू होता है, आप अंतरिक्ष में चले जाइए वहां पे भी ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना कहलाता है। देखो कोई पिंड अपनी गति की अवस्था में विरोध करता है, ये किसने बताया था हमें, ये न्यूटन ने बताया था और गति के पहले नियम में बताया था। न्यूटन के जो गति का पहला नियम उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहती, वैसा ही रहनी चाहती। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं हमेशा बैठा ही रहूँ, मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ तो मैं चलता ही रहूँ, ठीक है। और इसी कारण से जब आप बस में बैठते हो और बस वाला एकदम से ड्राइवर होता है वो एकदम से ब्रेक लगाता है तो आप आगे क्यों उधलते हो, ये जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो किसका नियम है, जड़त्व का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनसे बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से स्रोत होते हैं जिनसे बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो। तो सौर ऊर्जा या जो सोलर पैनल वाली ऊर्जा होती है इससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है। देखो कोयला से जलाने से धुआं निकलता है, सीएनजी प्राकृतिक गैस को सीएनजी बोलते हैं, इससे भी धुआं होता है। परमाणु ऊर्जा से भी बहुत सारा प्रदूषण फैलता है, परंतु जो सौर ऊर्जा है इससे किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण है वो नहीं फैलता, इसलिए इसको नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। और अनवीकरणीय स्रोत किसे कहेंगे, जिनसे प्रदूषण फैलता है, जैसे कोयला, सौर ऊर्जा, सॉरी प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो ये जो घरों में बल्ब लगे रहते हैं, बल्ब लगे रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं कि कितने वाट का है। वाट से मतलब होता है उसकी शक्ति से, कि वो कितनी शक्ति का है, वो कितना ज्यादा जो लाइट है या जो रोशनी है वो हमें देगा। तो जो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग होती है, निर्वात में जो प्रकाश की गति है वो कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की गति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है शायद, है ना। और अगर अभी नहीं पूछा गया है तो आपको कभी ना कभी आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एस का मतलब है सेकंड से, ठीक है। तो प्रकाश की जो निर्वात में गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में वो 3 × 10⁸ मीटर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ का बाह्य गुण जो उसे खींचकर तार बनाने की अनुमति देता है कहलाता है। देखो आपने देखा होगा धातु है, उनको पीट के चाहे जितना लंबा चौड़ा कर लो, उनको चाहे जितना पसार दो, है ना। तो धातु का बाह्य गुण जिसे उसे खींचकर तार बनाने की अनुमति देता है वह कहलाता है हमारा आघात वर्ध, तन्यता, आघात वर्धता, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे, है ना। धातुओं को पीट कर उनके तार बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं और आघात वर्धता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आघात वर्धता। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है। तो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो कूलम होती है, ठीक है। विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो कूलम होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है और विद्युत आवेश की इकाई कूलम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो आपने घरों में देखा होगा, घरों में जो हमारी लाइट आती है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट आता है। इसको जब हम इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तो इन्वर्टर की बैटरी को हम डायरेक्टली नहीं लगा देते बोर्ड में, उसके साथ हम इन्वर्टर को भी जोड़ते हैं, क्योंकि इन्वर्टर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। एसी मतलब होता है घरों में आने वाला करंट और डीसी करंट होता है बैटरी वाला करंट। तो जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने की युक्ति होती है उसको हम डिस्टकारी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप इन्वर्टर भी बोल सकते हो लेकिन उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती सर तथा उसकी सर अभी इसकी एग्जाम डेट क्या बताइए। क्या सर अभी इसकी एग्जाम डेट क्या बताइए।
JEE की या फिर नीट की? देखो जो JEE की अभी एग्जाम डेट है वो 16 जून है और नीट और क्लैट की जो एग्जाम डेट है वो 24 जून है। बट आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि 90% चांस है कि आपकी एग्जाम डेट को फिर से चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा हर बार होता है, ऐसा इस बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर बार होता है। पहले वो कम समय में एग्जाम रख देते हैं, फिर बार बार उसकी डेट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर बार जो आपका एग्जाम है वो चेंज होता है, उसकी डेट आपकी चेंज हो जाएगी। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चालक कैसा है उसकी सामग्री पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी चीजों पर चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो नहीं है इसमें? फिर वो सोच रहा होगा सर ने इंग्लिश मीडियम का बोला था बट इंग्लिश में तो बोल ही नहीं रहे। है क्या कोई? है सर। यस सर, है सर। सर है। तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ। तो बगल में मैंने इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सर अगर मान लो थोड़ा आपको थोड़ा पता है तो आप, चलिए ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अवतल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवतल दर्पण तो वे हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बताते हैं, वे हमेशा वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है, वस्तु की स्थिति या आधार पर बना प्रतिबिंब या तो वास्तविक या फिर आभासी होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा वो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। वस्तु अगर पास में है या फिर दूर है तो उस प्रकार से वो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु की स्थिति के आधार पर बना प्रतिबिंब या तो वास्तविक है या फिर आभासी हो सकता है। तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल वो बल होता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से लगे, है ना। इस मान लो ये दोनों हाथ मैंने मिलाए हैं तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? संपर्क। संपर्क मतलब होता है एक दूसरे का पास आना या फिर जुड़ना, ठीक है, इस तरीके से। तो जो चुंबकीय बल होता है वो दूर दूर से लगता है। आपने देखा हुआ एक चुंबक को दूर रखो, एक चुंबक को दूर रखो, फिर भी वो एक दूसरे से चिपक जाती है। इसी तरीके से जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, अब अपन कोई चीज को पृथ्वी से ऊपर ले जाते हैं, जैसे मान लो पेन को मैंने ऊपर हाथ में पकड़ा हुआ है और पृथ्वी नीचे है, तो इन दोनों के बीच में संपर्क नहीं होता है। हम छोड़ते हैं तो वो नीचे चला जाता है लेकिन उसके बीच में संपर्क नहीं होता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है ये भी बहुत दूर दूर होता है, प्लस आवेश और ऋण आवेश जो होता है वो दूर दूर होता है। जबकि जो घर्षण का बल होता है ये हमेशा संपर्क बल होता है। घर्षण मतलब जैसे मान लो आपने आपने इन दोनों हाथों को खींचा, ठीक है, तो ये कौन सा बल हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप, और ये संपर्क बल भी होगा क्योंकि हम इन दोनों हाथों को एक दूसरे के संपर्क में ला रहे हैं, एक दूसरे के पास ला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो घर्षण का बल होता है वो संपर्क बल भी होता है। चलिए, विद्युत विभवांतर की इकाई है, तो मैंने आपको बताया था कि विभव की जो इकाई है वो क्या है? वोल्ट है। विभव जो मापा जाता है वो हमेशा वोल्ट में नापा जाता है। तो विद्युत विभवांतर और विभव सब एक ही है। तो विद्युत विभवांतर की जो इकाई है वो क्या है? वोल्ट है। इन इकाई को जरूर अच्छे से याद कर लेना, पेपर में एक आध नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है, सभी की इकाइयों को। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु पर किया गया कार्य। जैसे मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक है, मान लो आप ढलान से नीचे जा रहे थे, आपकी गाड़ी ढलान में ऊपर थी और आप नीचे जा रहे थे, और पीछे से कोई आए और वो भी आपको धक्का देने लगे तो आपकी गति तो और तेज बढ़ जाएगी, आप ढलान पे और तेजी से नीचे जाओगे। तो मान लो कोई चीज नीचे जा रही है और उस पर आप नीचे की ओर ही बल लगाओ, तो उस तरीके से क्या होता है कि आपका जो फोर्स है वो और बढ़ जाता है। तो इस तरीके के जो बल होता है वो सकारात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। नकारात्मक वो होता है कि मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और हम उसको नीचे से धक्का लगाएं कि वो वापस कहाँ चली जाए? ऊपर चली जाए। शून्य तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक। और जूम ऐप पर जो मीटिंग होती है वो एक समय में 40 मिनट की ही होती है। तो जैसे ही आपकी मीटिंग समाप्त हो जाएगी आपको फिर से लिंक पर क्लिक करना है और इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। 10 मिनट के बाद आपकी जो मीटिंग है वो एंड हो जाएगी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। मान लो बर्फ है, वो ठोस है, वो पानी में बदल गई, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो ठोस के द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं गलन या गलनांक बोलते हैं, है ना, गलना बोलते हैं। जैसे बर्फ गल गई, अपन बोलते हैं बर्फ गल गई, मतलब बर्फ क्या बन गई? पानी बन गई। तो ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है गलन या फिर पिघलना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पृथ्वी कोई चीज को कितनी फोर्स से या कितनी गति से अपनी ओर खींचती है, तो इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना संबंधित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किससे संबंधित है? तो जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो चुंबक लिखा हुआ है, ठीक है, और इस ऑप्शन में भी अपन को तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें अपन को विद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिखा हुआ है ना, तो ये अपन का इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत और चुंबक से संबंधित घटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है घरों में लगा पंखा। जैसे ही उसमें देखो पंखों में एक चुंबक होती है, जैसे हम उसको लाइट देते हैं तो पंखा घूमने लगता है, तो इस जो ये यंत्र होता है इसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कहा कहता है ना, घरों में लगा पंखा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, और कार्य कार्य भी एक भौतिक राशि जिसको किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। प्रकाश को उसके संगठक रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसे मान लो कोई सूरज की रोशनी है, उसको जब हम किसी सीडी, आपने देखा होगा जो पहले डीवीडी आती थी, सीडी आती थी, उसमें जब हम उसको सूर्य की प्रकाश के सामने ले जाते थे तो उस पर अलग अलग तरीके के रंग दिखाई देने लगते थे, है ना। इंद्रधनुष भी इसी तरीके से बनता है। तो प्रकाश का उसके अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है हमारी विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो ये विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य दर जिस पर कार्य किया जाता है या तो ऊर्जा स्थानांतरित होती है कहलाती है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति हमारी क्या कहलाती है? इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। शक्ति हमारी कहलाती है पावर। जैसे मान लो किसी ने आपसे बोला कि आप सब्जी काटो, तो आप सब्जी को कितनी तेजी से काटते हो, कितनी जल्दी काटते हो, है ना। आप जितनी जल्दी काम को करोगे, सब्जी काटना एक कार्य है, तो जितनी जल्दी आप कार्य को करोगे उतनी ही आपकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आप कार्य को जल्दी कर रहे हो तो वो किसके अंतर्गत आता है? शक्ति के अंतर्गत आता है, वो पावर कहलाती है। चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम आधारित है। जो ऊर्जा का संरक्षण नियम है वो क्या है? सबसे पहले एक बार मैंने बताया तो फिर से जान लीजिए। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है वो न्यूटन के पहले, दूसरे और तीसरे सभी नियमों पर लागू होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से, पर इनमें से किसी भी नियम पर लागू नहीं होता। ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम है वो ऊष्मागति के नियम से आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता दीजिए इनको अभी कंप्लीट करना है या फिर हम कल करेंगे। अभी मैथ पढ़ लें क्योंकि 10 बज चुके हैं। 20 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए हम 20 क्वेश्चन को अभी करना है या फिर हम कल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आज थोड़ा सा सेटअप बनाने में थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम चला गया है ना। ये तो आपको पूरे क्वेश्चन आज ही करवा दिए जाते। एक बार आप मुझे बता दीजिए अभी करें हम आगे की क्वेश्चन या फिर बाद में भी कर सकते हैं। सर बाद में सर करवा कल कर दीजिए। लीजिए, सर कल कर दीजिए। कल करवा दें? यस सर। चलो, तो मीटिंग भी एंड होने वाली है, ठीक है। अब हम एक बार सभी बच्चे ज्वाइन होने के बाद, अभी चलो 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। चलो, तो अभी इस 30 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए। इनमें से किसी बच्चों को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। 5 मिनट का हमारे पास टाइम है, उसके बाद फिर हम मैथ पढ़ेंगे। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो इसको अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सर न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? न्यूटन का दूसरा नियम,
संवेग संरक्षण की जो दर होती है, या किसी वस्तु का जो संवेग संरक्षण की दर होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अच्छा सॉरी, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ऐसे ही कुछ नियम होता है, F बराबर m ए। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा न्यूटन का दूसरा नियम, क्योंकि काफी समय से मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन यही होता है न्यूटन का दूसरा नियम कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के दूसरे नियम से ही हमें बल के बारे में पता चलता है कि बल भी कोई चीज होती है। पहला नियम तो वही है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, है ना। तीसरा नियम आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक अभिक्रिया होती है। चलिए, और कोई डाउट? और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कोर्स में आप अपने और भी दोस्तों को ज्वाइन करवाइए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो बायो वाले जितने भी बच्चे हैं वो क्लास को एंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम मैथ पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको मैथ नहीं पढ़नी है तो आप क्लास एंड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, थोड़ा मुझे बताओ, आज आप लोगों ने बायो और जो केमिस्ट्री की क्लास थी उसको लिया, तो उसमें आज क्या पढ़ाया गया है? कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई इशू नहीं है, आप बताइए। रिव्यू देखो, आपका फीडबैक देना आप लोगों का काम है, आप लोग जितना ज्यादा फीडबैक दोगे उतना ज्यादा क्लास बढ़ेगी, है ना। सर बेसिक चीज पढ़ाई है केमिस्ट्री में। क्या पढ़ा? सर बेसिक चीज पढ़ाई है अभी। बेसिक पढ़ा है। और बायो में? सर बायो में कोशिका के बारे में पढ़ाया है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, तो इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, फिर से हम एक मीटिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें मैथ करेंगे, ठीक है। तो मैथ वाले सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, ओके।